सो योग का जो एम है वो ये चीजें, इन चीजों को हासिल करने का या प्राप्त करने का। सो अगर ये 3 चीजें प्राप्त करनी है तो हमें हर लेवल पे करनी है, यानी कि हमारे जो फिलोसफिकल लेवल है उसमें भी स्थिरता आनी चाहिए, उसमें भी एकाग्रता होनी चाहिए, और उसमें भी दृढ़ता होनी चाहिए। अब यही सही तरीका है जीने का, इसको इसी प्रकार से मैं जीऊंगा और ये कर्म मैं करूंगा। इसी प्रकार से हमारी जो साइकोलॉजिकल या इमोशंस है उनमें भी दृढ़ता हो, उनमें भी एकाग्रता हो, और उनमें भी समभाव हो, समस्थिति हो, बैलेंस हो। उसके लिए शरीर का जानना आवश्यक है, शरीर किस तरह से बढ़ना है, उसमें कौन कौन से अवयव हैं जो हम जब योग करेंगे या योग करेंगे, उसके आसन करेंगे या प्राणायाम करेंगे या मुद्राएं रखेंगे या जो भी उसमें एक्टिविटी करेंगे, क्या क्या उसमें। जैसे मैंने शांति योग को बताया था कि हमारी फिलॉसफी के हिसाब से या जो अपनी पूरी जनता से उसको जीवन में कार्यान्वित भी करते हैं, तो बात तो करते नहीं हो कि जो पुरुष है दैट इज द बेसिक इंटेलिजेंस और द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, वो मैनिफेस्ट करती है थ्रू द प्रकृति इनटू फॉर्म्स। यानी कि एक कारण है, एक सूक्ष्म कार्यान्वित करने की एजेंसी है या एनर्जी है, और एक कार्यान्वित फॉर्म है जिसको दिखता है, जो दैट इज अ मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म, जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। तो शरीर में भी इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक इंटेलिजेंस है जो कि यूनिवर्सल है, पूरे शरीर में फैली है, हर जगह पे है। दैट कैन बी कंपेयर्ड टू कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस। उसके बाद शरीर में प्राण है जो कि चीजों को कन्वर्ट करते, एक फॉर्म देते, एक शेप देते हैं। उन बिना प्राणों के आयाम के, बिना प्राणों के होने के मोमेंट के ये शरीर को फॉर्म में नहीं बनाया। और जो तीसरा चीज है शरीर इटसेल्फ, द फॉर्म ऑफ इटसेल्फ, जो हमें दिखता है, जो जिसको हम स्थूल शरीर या ग्रास, और जो प्राण है इनके थ्रू चलते हैं, जो अपने शरीर के अवयव का हिस्से महसूस नहीं होते, हम फील नहीं कर सकते, वो सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं जो कि प्राणों के आयाम से जीवित है। और तो उसके पीछे एनर्जी फ्लो का सिस्टम है, इसको नर्वस सिस्टम हम कंपेयर कर सकते हैं आज के सिस्टम के हिसाब से। तो वो कारण शरीर है, यानी कि इस कारण से, इस कॉज से, कॉजल बॉडी और कारण शरीर, the causal body actually gives rise to the सूक्ष्म शरीर और the micro body, and that micro body glues everything else and forms the gross body. अब उसको हम एनाटॉमी के अगर उससे लिहाज से उसको समझने की कोशिश करें तो फिर हम then we will come to what the picture is showing. तो इस स्थूल शरीर के हिस्से में सबसे पहले जो सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम, सबसे भारी, सबसे बड़ा और जो सबसे स्थूल है, आसानी से जिसको हम फील कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, हड्डियों। अब इसमें देखेंगे कि दो मैंने एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स दिखाए हैं, मुझे कहने फोकस होगी फर्स्ट में, उसको थोड़ा बड़ा कर दें, ऊपर वाला हिस्सा आ जाए। ये हमारे जो हमारे पेल्विस रीजन है या हमारा एब्डोमेन के नीचे जो हिस्सा है पैरों का हिप, ये वो जॉइंट सिस्टम। अब इसमें देखिए कि सबसे ऊपर जो है वो वर्टिकल कॉलम, यानी कि जो एल रीजन है हमारे शरीर पर, जिसको हम लंबर रीजन बोलते हैं, उसका हिस्सा है। उसके बाद ये एक कटोरी की शेप में, जिसके कि दो हाथी जैसे कान ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, उसमें फ्यूज हो जाता है। और जो नीचे का हिस्सा है इसमें आप देख पाएंगे सुराख है और एक हड्डी नीचे की तरफ सीधी जा रही। ये हड्डी अभी मैं अलग उसमें नहीं दिखा पाई, तो आप देखेंगे क्वाइट सी हड्डी बीच में नजर आ रही होगी। तो आप जूम करो, हड्डी, ये हमारे रीढ़ की हड्डी का लास्ट हिस्सा है, जिसको हम कोचियल रीजन बोलते हैं,
इसके ऊपर का जो इसका फ्यूज है जिसको सुराख करते हैं, ये सैक्रल रीजन है। यहाँ से बोन इसमें से जो नर्व्स हैं वो बाहर निकलती है, वो पूरे बॉडी को इनोवेट करती है, यानी पूरे नीचे के हिस्से को कमर। और यही से आने वाली नर्व जो है वो आपके डेफिकेशन को, यूरिनेशन को, बर्थ कंट्रोल को, प्रोडक्शन को, डिलीवरी को, ये सब को ध्यान। तो थोड़ा पीछे कर दो ऊपर, जहां जाए इसके नीचे की तरफ हड्डियां जा रही है वहां पे थोड़ा जूम करो, ये बस। तो यू सी दैट नीचे आके एक ये बॉल सा बनता है और इसके नीचे पूरा खाली है। आगे की तरफ एक हड्डी है जिसको प्यूबिक बोन बोलते हैं या सैक्रल बोन बोलते हैं, जिसको हम सब जानते हैं सैक्रल बोन, जिसमें आगे ऊपर की मसल होती है और नीचे की मसल। लेकिन ये ध्यान रखें नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल खुला है, उसमें कोई हड्डी नहीं है। अब आप इसके जो दाहिने और बाएं दोनों साइड में देखेंगे तो एक एक्सटेंशन है और एक उसके अंदर नीचे से हड्डी इस तरह से देखा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये बड़ा जॉइंट है, लेकिन जितना बड़ा जॉइंट होगा उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी, वो कम रोटेट करेगी। अभी मेरे परमिशन हुई थी पढ़ाऊँ या तो जस्ट नीचे करो थोड़ा नीचे वाले बोल या ये हमारे हाथ का जॉइंट। आप नीचे की तरफ जो हड्डी देख रहे हैं वो हमारे कमर में पीछे की तरफ स्कैपुला है, और जो पीछे मोटा वाला हिस्सा देख रहे हैं वो सॉकेट है इसका, और जो पतला वाला हिस्सा देख रहे हैं जो दाहिनी तरफ मेरे दाहिनी तरफ हाथ की तरफ जा रहे हैं ये हाथ का हिस्सा है। जो ऊपर की तरफ बोन है वो क्लैविकल बोन है, जो कि इसको हमारे रिब वाले हिस्से से जोड़ती है। ये जॉइंट जो है ये छोटा है, इसका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल सॉकेट इस तरह से, बॉल इस तरह से है, ये छोटा है और ये आसानी से ज्यादा घूम सकता है, इसकी मूवमेंट रेंज जो है वो भी बहुत ज्यादा है। तो नाउ यू सी कि इस तरह से हमारे स्थूल जो शरीर है उसमें स्केलेटल सिस्टम इस तरह से जुड़ा है। इसी तरह से कुछ जॉइंट्स हैं जैसे गर्दन का जो कि रोटरी जॉइंट है, हम उसको घुमा सकते हैं। जैसे हाथ का जॉइंट है कोहनी का, ये हिंज जॉइंट है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में इतना खुल सकता है और इतना बंद। तो सो इस तरह से हमारे शरीर की ये हड्डियों के जोड़ हैं जो कि आप आसानी से अभी घुमा के चला। या नेक्स्ट दूसरा जो बड़ा हिस्सा है स्थूल शरीर का वो है मांसपेशियों का सिस्टम या मस्कुलर। नेक्स्ट या दूसरा जो बड़ा सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम। थोड़ा जूम कर दो इसको। आप देखोगे कि ये जो शरीर है ये एक्चुअली हड्डियों के ऊपर मसल्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो हर जगह आप इसमें आप अलग अलग मसल देख सकते हैं, उनके अलग अलग नाम है। इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि मसल जो है वो एक सिंगल मसल नहीं है, वो लेयर में है। यानी कि स्पेशली जो हमारे बैकबोन के हैं या एब्डोमेन के हैं जहाँ पे रिब वगैरह नहीं, उसमें वो लेयर्स में होते हैं। तो लेयर्स के मसल्स हैं जो मैंने पहले शरीर में भी समझाया था कि जो ऊपर वाली सबसे बड़ी लेयर है, मोटी लेयर है, वो मोटर कंट्रोल में, हम उसको जब कभी भी आराम से हिला सकते हैं, यूज करते हैं। इसके नीचे एक और लेयर है जो कि सपोर्टिंग लेयर होती है, जो अंदर के ऑर्गन्स को और बाहर के ऑर्गन्स को सामंजस्य बनाती है। तो वो लेयर इससे पतली है लेकिन स्ट्रॉन्ग है और उसका कंट्रोल दोनों तरफ है। यानी कि हम अपनी मर्जी से भी उसको सोच से हिला सकते हैं और अदरवाइज वो वॉलंटरली अपनी जगह में सारे जो अवयव है उनको अपनी स्थिति में बना है। इसके अंदर एक और लेयर है जो टोटली इनवॉलंटरी है। वो सिर्फ इनवॉलंटरी मसल है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम से ही कंट्रोल होती है। यानी कि जब आप रिलैक्स होंगे तब तो वो अपने आप अपनी स्थिति में आएगी, और अगर उसको डेविएट हो जाना है किसी भी विषम स्थिति के कारण तो वो डेविएट, फिर आप उसको वापस नहीं कर सकते। जिसको हम बोलते हैं नस चढ़ी या खली पैटी रोल, ये सब उसी कारण से हो जाते हैं। तो ये तीनों लेयर्स हैं मसल्स की, इनको जानना जरूरी है, समझना। अब थोड़ा
मोटे तौर से हम मसल्स का कंस्ट्रक्शन देखें, क्योंकि इनको इनकी फंक्शनिंग जो है वो जरूरी है हमारे योगासन में करने के लिए। तो जस्ट गो नेक्स्ट, अगला चलो। या आप देखेंगे एक ब्रैचियस मसल जो है, बाइसेप जो है वो दिखाया हुआ है इसमें। इस तरह से मसल जो है वो बीच का हिस्सा जो है वो मसल है। इसके आगे जाके जहाँ ये हड्डी में जुड़ जाता है वो टेंडन है, जो आपको सफेद रंग में दिख रही होंगी, टेंडन, या उनको आप लेगामेंट्स कह सकते हैं। लेगामेंट टेंडन, टेंडन से जो जोड़ को जोड़ेंगे वो तो लेगामेंट्स हो जाती है। ऐसे ऊपर की तरफ भी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे भी लेगामेंट्स होती है। इसमें मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मसल है ये वेरिएबल है, ये फाइबर पे डिपेंड करती है, जो आगे आप देखेंगे। लेकिन जो लिगामेंट्स है ये वेरिएबल नहीं है, ये इसलिए अपनी जगह में फिक्स रहती है, ना इनका एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट, या एक मसल जो फाइबर है वो इस तरह से नजर आता है, जैसे ये देखा। यानी कि मसल को अगर हम काट देंगे तो ऐसे जो जो नॉनवेज लोग हैं जिन्होंने चिकन वगैरह खाया है वो तो इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि अंदर से काट ये दिखता है। या नेक्स्ट, अब इसके अंदर भी अगर आप एक हिस्से को इस तरह से देखेंगे, स्टैंड को इसके, तो वो इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट, इसी तरह से आप फिर आगे देखेंगे उस हिस्से के अंदर से भी बहुत सारे इसी तरह के स्टैंड हैं छोटे छोटे, उसमें से भी आप स्टैंड को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि आपने उसके अंदर से भी एक और पतला स्टैंड, माइक्रो स्टैंड बाहर आ। नेक्स्ट, अब ये जो सबसे छोटा हिस्सा है मसल का, जिसको हम सांख्य योग में बोलते हैं कि हर हर ज्ञान को तत्व से जानना चाहिए, यानी कि फ्रॉम द बेसिक एलिमेंट्स वी शुड नो, सो दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द मसल। अब आप इसमें देखेंगे कि दोनों साइड में इस प्रकार से दो ये फाइबर्स हैं, एक एक ये एक ही स्ट्रैंड के अंदर है, दो फाइबर इस तरह से। अब ये जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपस में इस तरह से खिंच जाते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, और जब मसल को रिलैक्स करते हैं तो ये वापस खिंच के बाहर अपनी जगह यहाँ आके रुक जाते हैं। तो इस तरह से मसल का एक्सटेंशन हो गया और इस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सिस्टम हमारे जो छोटे फाइबर्स हैं इसके अंदर के, उसमें जब भी हम मसल्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो चलता है। पर ये मैं बताऊं कि मसल कभी एक्सटेंड नहीं होती, यानी कि वो बाहर खींचती नहीं है ना, लंबाई में वो भी सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये समझ नहीं होते, यानी कि जो हमेशा नॉर्मल स्थिति में वो लंबाई में रहेगी, ऐसे लंबाई में हिले होती है, और जब काम में आएगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि मसल्स ओनली कॉन्ट्रैक्ट, दे डू नॉट एलोंगेट। जो उनकी नेचुरल लेंथ है उसी में रहेगी, उससे बढ़ नहीं सकती। हाँ, उनके पीछे जो मसल का फाइबर है उसके पीछे की तरफ छोटे हिस्से में तो स्ट्रिंग तरह के छोटे प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मसल को जब हम स्ट्रेच कर लेते हैं तो वापस अपनी स्थिति में लाने में वो मदद करते हैं। दोनों साइड, उनके दोनों साइड में ऐसे लाइन खींची हुई लंबी वाली, ये प्लेट जैसी है, फाइबर की है, जो कि जिसमें ये अटैच है और इस तरह से स्लाइड करते हैं। तो दिस इज जनरली हाउ दिस। ये होता कैसे है, जैसे बाकी सेल्स में होता है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो हम ग्लूकोज को लेते हैं, उसमें एटीपी मॉलिक्यूल आता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसमें जो खींचने की ताकत है वो इस तरह से जैसे स्ट्रक्चरल चेन होती है, साइकिल की चेन आप सभी ने देखी होगी, और स्ट्रक्चर देखा। तो जो नीचे वाली मसल का हिस्सा है, जैसे आपको दो दिखाई दे, ये नीचे वाला मसल है, ये स्ट्रक्चर का काम करता है, और इसके ऊपर स्लाइड करने वाले जो है ये चेन है। तो नीचे वाला जो है वो धीरे धीरे इसको ऐसे करके खींचता रहता है, और ये आगे आगे चलती जाती है, ये आगे चली जाती रही है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर इसको वापस छोड़ता है तो वो ढीला जाता है। इन चेन को अपनी जगह में आने के लिए कैल्शियम मॉलिक्यूल जरूरी है, यानी कि कैल्शियम आयंस और एटीपी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। अब ये क्यों होता है, ये होता है पानी हाइड्रोलिक प्रेशर। जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो जो मसल वाटर है, मसल फ्लूइड है, और वो आयन के साथ मूव करते हैं,
यानी कि जैसे ही हमें नर्व से वो इम्पल्स मिलेगा तो एक सोडियम आयन जो है वो मसल से बाहर निकलेगा, कैल्शियम आयन उसके अंदर चला जाएगा, उससे मसल को इंडिकेटर मिलेगा कि आपने अभी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट। तो जो नर्व्स हैं वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको रीढ़ की हड्डी से नर्व्स निकलते हैं और मसल्स के अंदर जाते हैं, उनको इंडिकेट करते हैं या उनको ऑर्डर देते हैं कि आपने ये करना है, यही करना है। तो यानी कि मसल जो है वो नर्व के कनेक्शन से और उसमें आई हुई हुक्म से या ऑर्डर से काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं? आयोन्स के जरिए, पानी के हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए। हाइड्रोलिक में हमेशा वायु जो है या एयर जो है वो हमेशा रहती है, और हाइड्रोलिक काम तभी करेगा जब वो उसका टेम्परेचर वेरी करेंगे। जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा। तो दिस इज अ फिजिक्स अप्लाइड टू द बायो। तो जब वो ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाई द कफ इफेक्ट एंड वायु इज इम्पोर्टेंट इन दिस। So the cuff can be corresponded to the ATP molecules, the sodium and other molecules which increase the heat and volume. They can be compared to pitta, which breaks down the glucose into ATP, and the air certainly is available. That energy, the nervous energy, the muscular energy which moves, is always there without thinking of that. So, the theory of pre-Gosha. Yeah, next. अब आप देखेंगे, चलिए थोड़ा तो इसको जूम कर दूं और जूम कर दूं, फिर भी देखना, फिर भी देखना। या नाउ यू सी दिस, ये शरीर का मैंने समझा रहा था कि शरीर हमारा डिस्टिंक्टली 4 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा आगे का है, एक हिस्सा पीछे का है, एक हिस्सा राइट साइड का, एक हिस्सा लेफ्ट। ये डिस्टिंक्टली बांटा जा सकता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको इमेजिनरी बांट, ये ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये डिजाइन किया गया यूनिवर्सल कॉन्शियस के द्वारा, तो ये अलग अलग 4 हिस्से थे जो बाद में ऐसे फ्यूज कर दिए गए, चाहे ऐसे फ्यूज करे गए हो या ऐसे फ्यूज करे गए हो। चारों हिस्से वो अलग अलग हिस्सों से जोड़े गए। आप देखेंगे कि जनरली हर चीज 4 में आसानी से डिवाइड हो सकती है, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, राइट साइड में। और आप इसमें भी देखें तो आपको दिखाई देगा कि 2 कैविटी है इसमें। एक पीछे की है जिसमें रीढ़ की हड्डी है और उसके साथ लगे हुए नर्व्स और मसल्स हैं, और एक आगे का हिस्सा है जो एब्डोमिनल और सारी कैविटी। इसी प्रकार से हम इसको साइड वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। वो तो आपको सब कुछ पता ही है कि नाक एक तरफ है, आधी नाक इस तरफ है, आंख इधर है, मुंह को भी आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं। इसका सेंट्रल प्लेन भी है, मैंने चलो लेटर। तो आप इसमें आप ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम करना शुरू करो, सिर के ऊपर पहले करो। अब आप इसको देखेंगे ब्रेन में, मैं यहाँ ये इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो शरीर के 4 हिस्से हैं, इनको भी हम 4 अलग अलग भागों में ऊपर से नीचे तक डिवाइड कर सकते हैं। और इसका डिविजन जो है वो डायाफ्राम में है। एक झिल्ली है मसल्स की, जो कि चारों कैविटीज, ब्रेनिंग कैविटी है या फर्स्ट कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है या पैलेट कैविटी, ये शरीर में मैं आपको पहले बताऊँ। इन सबको ये अलग कर या इन सबको एक शेप देती है, और इनका काम है कैविटीज में प्रेशर बना के रखना। तो प्रेशर नहीं होगा, पहला डायफ्राम ब्रेन के अंदर होता है। ये जहाँ आपको ये ब्रेन दिख रहा है, बड़ा गोल मोड़, और एक हार्ट शेप नीचे दिख रहा है जहाँ रीढ़ की हड्डी जुड़ रही है। जहाँ रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट ऊपर एक ऑर्गन, एक इसमें हिस्सा है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल। वो इससे जैसे ये एक निकला हुआ इस शेप में होता है। इसका काम है, इसमें जीएल सेल जिसके राउंड होते हैं, इसका काम है कि ब्लड से आए न्यूट्रिएंट से
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाना और उसको सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम के अंदर सेट करना। और जो वेस्टेड यानी कि जो यूज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका रिसाइकलिंग करके यूज करना, यानी कि किस तरह से वो फिर मेनिंजिया में जाएगा, फिर मेनिंजिया से बाहर ब्लड में जाने के बाद किस तरह से बाकी चीजों में इस्तेमाल होगा उसको किया। तो अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे जो ये सिस्टम मैंने बताया है वेंट्रिकल का, इसके साथ मसल्स जुड़े हुए हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। जो वो मूव करेंगे, जब स्लैक हो जाएंगे तो ब्रेन नीचे आ जाएगा, जब वो ऊपर जाएंगे तो ब्रेन ऊपर जाएगा, यानी कि ब्रेन जो है वो रिदमिक मूवमेंट करता है अपने फ्लूइड के अंदर तैरता हुआ। आप जब खांसेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको उस सिर के अंदर ऊपर की तरफ प्रेशर होता है, और अगर आप ठीक से योगिक तरीके से उसको करेंगे, खांसने की क्रिया को या जब भाई लेने की क्रिया को या श्वास की क्रिया को भी, तो आपको फील हो जाएगा, अंदर आभास हो जाएगा कि जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करता है जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, और वो नीचे और पीछे की तरफ मूव करता है जब प्रेशर कम। तो हम जब बोलते हैं कि सर दर्द हो गया, तो सर दर्द इन्हीं कारणों से होता है, जब वो डायफ्राम पर सिंक्रोनाइजेशन हमारे दूसरे डायफ्राम से नहीं होगा तो फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है अलग जगह। तो इसलिए जरूरी है कि हम उस डायफ्राम को कंट्रोल कर सकें। या जस्ट कम नेक्स्ट नीचे आइए, गले में गले में। अब आप देखें जहाँ ये थोड़ी सी कैविटी खत्म होती है और फिर कैविटी शुरू होती है, यहाँ का मैंने जब शरीर का बताया था तो एक नेक के बारे में जो हमने लिया था गर्दन के बारे में, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 पैरेंजियल मसल्स हैं जो कि जीभ से और तालू से ही शुरू हो जाती है, एंड दे कंटिन्यू एंड टर्न इनटू दिस एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें एसोफेगस बन जाता है, फिर उसी से वो आगे नीचे तक चलते चले जाते हैं। और बाहर आप देखें कि मुंह की कैविटी जो है वो अंदर से बाहर हमारे स्किन में भी जुड़ी हुई है, इसी तरह से ऊपर वाली भी जुड़ी हुई है, और इसी तरह से एनएस वाली जो आप आगे देखेंगे उसमें भी जो स्किन है वो बाहर से फोल्ड होकर अंदर चली जाती है, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो अब मसल हो जाती है, बाहर जो वो हार्ड टिश्यूज और हार्ड मसल होती है। तो बट इस मैं ये बोलना चाहूँ, ये पैर जो है लिफाफा जो है ये एक ही है, इसको आप समझने की जरूरत। तो गर्दन में यहाँ पे जो 3 पैरेंजियल मसल्स मैंने बताए थे, और उसके साथ साथ जो इसमें कलेक्ट है और जो क्लैविकल बोन्स है जो आपको मैंने हड्डी दिखाई थी कमरे की, ये सब मिलके यहाँ पे हवा के मूवमेंट को या खाने के मूवमेंट या द्रव के मूवमेंट को रोकती है, ना कि सिर्फ जो हमने खाया, बाकी चीजें भी जो फ्लो कर रही है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो करना है, लिम्फ फ्लो करना है या ड्रॉप करना है ऊपर वाले से, वो सब कंट्रोल यहाँ से किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल डायफ्राम, यानी कि क्रेनियल डायफ्राम हो गया और सर्वाइकल डायफ्राम। इसके आगे नीचे चलेंगे आप, गो डाउन, बस। अब यहाँ पे देखेंगे एक कट है, ऊपर की कैविटी जो है वो थोरेसिक कैविटी है, नीचे की कैविटी एब्डोमिनल है। यहाँ पे जो मेजर डायफ्राम जिससे हम सांस लेते हैं वो आपको मैंने जो पिछली बार एब्डोमेन रीजन का बताया था उसमें दिखाया था किस तरह से वो मसल का के लिए है, वो आधार है जीवन का, जिसके मूवमेंट से ही बाकी सारे डायफ्राम भी मूव करते हैं, उसके सिंक्रोनाइजेशन। तो ये बड़ा डायफ्राम जिसको हम रेस्पिरेटरी डायफ्राम कहते हैं, पल्सिक डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब सेपरेशन है, डायफ्राम का मतलब एक लेयर जो सेपरेट है। गो डाउन, अभी आप देखिए कि नीचे एक कैविटी है जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, और एक ऊपर वाली कैविटी है। ऊपर वाली जो कैविटी है वो एब्डोमेन कैविटी है, और जो बीच में कट लगा हुआ है ये इसके नीचे जो है वो पाइल्विक कैविटी। इन दोनों के बीच में डिविजन है, जैसे मैंने बताया था, पूरा मसल्स के लेयर्स का, फैशिया के लेयर्स का, स्किन के लेयर्स का, ये सारा डिविजन है। और डिविजन के बीच में स्वाप है, स्वाप में से नाली निकलती है। और इसके नीचे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पेल्विस, यानी कि क्रेनियम, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड पेल्विस। नेक्स्ट, ये पेल्विस डायफ्राम का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर से 2 मसल्स पीछे से आ रहे, जो कि हमारे कूल्हे की हड्डी के ऊपर से नीचे आए,
उसके बाद वो फ्यूज हो जाते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद 3 मसल उसमें अलग अलग बनते हैं। ठीक है, अब अभी आप पहले ये देखा है अंशुल, कैन यू सी दिस पेपर, या लाइट ऑन करूँगा? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, ये इस तरह से पेल्विस जो रीजन है आपका इस तरह से है। इसमें एक इस साइड में मसल है, एक इस साइड में मसल है, एक बीच में मसल है, ये आप देख सकते हैं। ये तो 3 मसल अलग अलग है इसमें। एक प्रकार से साइड में अगर आप देखेंगे आगे से एक ये मसल है, एक ये मसल, इस तरह से ये पेल्विस जो है पीछे मसल से घिरा हुआ, और ये इस तरह से बाउल की बन जाए। और सुराख दिख रहे हैं आपको, इस तरह से ये 3 सुराख होते हैं इसमें। लेडीज में 3 होते हैं, जेंट्स में 2 ही सुराख। तो इस तरह से पेल्विस हमारा बना। ये जो नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा, ये पेल्विस डायफ्राम है, और ये इस तरह से आगे छोटे से मसल फाइबर से आगे प्यूबिक बोन में जुड़ा हो, इस प्रकार। जैसे मैंने आपको कुल्ले की हड्डी में दिखाया था कि नीचे कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, पर हाँ यहाँ स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, जिनको जो एनएस के मसल्स हैं या वजाइना के मसल्स हैं या यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं, ये जो साइड वाले मसल्स हैं, ये सारे उसको अपनी जगह में रखते हैं, इनको असिस्ट करते हैं अपने काम में इस साइड के साथ, और इस तरह से उसमें। अब कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक लेयर नहीं है, इसमें आगे के हिस्से में 2 लेयर है और पीछे के हिस्से में 1 लेयर। आगे का जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसमें 2 लेयर्स हैं, आप इसमें मिलाते हैं। इट इज लाइक, तो आप देख सकते हैं 2 लेयर्स हैं। जो नीचे वाली लेयर है उसको बोलते हैं पेरिनियम या पेरिनियल पाउच, तो नीचे वाला है। इस पाउच है, चाहे वो यूरिथ्रल ओपनिंग हो, चाहे वो यूरिथ्रल ओपनिंग हो, चाहे वो एनल ओपनिंग हो, इसके अंदर होती है। यानी कि ऊपर जो है वो एनल मसल्स हैं, उसके बाद नीचे ओपनिंग, ये 2 अलग अलग है, एक एनाल, ठीक है। और ये इस तरह से आपस में जुड़ी हैं कि इनके दोनों के जो सुराख हैं वो इस तरह से मिले हुए हो, जिससे कि आसानी से विसर्जन हो सके, चाहे मल का हो चाहे या डिलीवरी हो, वो आसानी से हो सके, इस तरह से ये जुड़े होते हैं। मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे योग का जो मैंने बोला था बैलेंस, वो ये इन बैलेंस की बात भी उसमें मैं करना चाहूँ, और ये बैलेंस इन दोनों का सामंजस्य, यानी इन दोनों को लेकर कुछ एक लाइन में रहना, या इन मसल्स, जो साइड की मसल्स हैं जो आप उसके पिक्चर में देख सकते हैं, इन साइड की मसल्स का बैलेंस, ये मसल भी उतना स्ट्रांग हो, ये मसल भी उतना स्ट्रांग हो, और ये मसल भी उतना स्ट्रांग हो, ये वाला मसल। तो ये जो चीजें हैं बैलेंस में भी काम करते हैं, और ये दृढ़ता इन्हीं आएगी, स्ट्रांग स्ट्रेंथ रहेगी। तो इसलिए मैं एक डायफ्राम को डिटेल में समझाना चाह रहा था कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब ये जो डायफ्राम है ये एसेंशियली काम आते हैं हमारे बंद में, जब हम योग में देखते हैं बंद लगाते हैं तो ये उसमें काम आते हैं। इसलिए योग के आसन करने से पहले कुछ एक चीजें करनी जरूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा, या नहीं। ये मैं आपको पेरिनियम की जो बात बताता, ये उसकी दूसरा मसल है, ये सिर्फ ट्रायंगल आगे की तरफ है। इसके जो ऊपर वाला मसल है वो पूरा कंप्लीट पेल्विस कैविटी के फ्लोर के अंदर है, और ये सिर्फ आगे की तरफ है। और इनका जो सुराख है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो सुराख है जिससे कि ये आसानी से मल और मूत्र का विसर्जन आसानी से कर सके, और दे स्टे क्लोज, जिससे कि बाहर का जो एनवायरमेंट है उसका अंदर ना हो। और अब ये देखिए कि ये देखो अंदर फोल्ड हो जाएगी, अंदर फोल्ड होने के बाद वो एनल कैनाल बन जाएगी, एनल कैनाल के बाद वो रेक्टल कैनाल बन जाएगी, तो पूरे हाथ बन जाएगी, यानी कि पूरा एक इकट्ठा जुड़ा हुआ लिफाफा है। नेक्स्ट, या ये आपको एब्डोमेन कैविटी मैंने पहले जो दिखाया था उसी तरह से इसके ऊपर रेक्टस मसल जैसे लेयर आउट है।
ये ऑर्नामेंटल है, जैसे मैंने बताया था कि पर्दा नुमा एक चीज है जो हमारे शरीर के अंदर वाले जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके ऊपर डली रहती है। इसका जो ओरिजिन है वो स्टमक से है और वो नीचे जाके पेनिस रीजन तक लटकी हुई होती है, बट ये जुड़ी नहीं है, कहीं भी नीचे लटकी है। मैं इसलिए बार बार इसको बोलना चाहता हूँ कि नीचे से नहीं जुड़ी है, क्योंकि यही कारण है हमारे ऑर्गन्स की प्रॉब्लम होने का, हमारे ट्विचिंग का, पेन्स का, कि चुभन हो रही है, टॉन्सिल बन रही है, ये सब इसी कारण से ऑर्नामेंटल के। ऑर्नामेंटल का काम ही ये है कि जिस भी अवयव में, ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको सपोर्ट करे, उसको पकड़ के क्वारंटीन कर दे, एक जगह में बना दे, जिससे कि वो चीज जगह जिसमें प्रॉब्लम है उसका असर बाकी जगह पे ना हो। तो जब वो उस तरह से पकड़ करता है तो पिचिंग पेन, कोलिटीज, ये सब इस कारण से हो जाता है। तो इनको दूर करने के लिए ऑर्नामेंटम को यूज करना योग में एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये इसका जब आसन करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि ऑर्नामेंटम को आप किस तरह से यूज कर, किस तरह से ठीक स्थिति में ला सकते हैं। जैसे पहले बोलते हैं ना, धरण देखी पंजाबी में बोलते हैं, या ना भी हिल गई और उसको जगह में लाना है। एक्चुअली दिस इज टू गेट द ऑर्नामेंटम इन प्लेस सो दैट ऑल द ऑर्गन्स अंडरनीथ आर वेल नरिश्ड और वो सभी के सभी अपने कार्य को करने में समर्थ रहें। So that's ऑर्नामेंटम। या अच्छा अंशुल, इसमें वो फैशिया का नहीं आया जो पुरानी, पहले ऑर्नामेंटम और मेजेंट्री को एक वेस्टफुल चीज मान के छोड़ देते थे, और अभी भी जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, सर्जन हैं, जिनको अभी तक इसको नहीं पढ़ाया, जिन्होंने पढ़ा नहीं है या तो एक्सपर्टाइज नहीं है इस पे की, वो अभी भी इसको वेस्ट करने की चीज। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च ये बोलते हैं कि शरीर जो है वो असली में वहीं पे है, सारी जो क्रियाएं हैं वो वहीं होती हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिससे शरीर जो है वो बाइंडेड रहता है, मसल अपनी जगह चिपके होते हैं इस तरह की मसल के साथ, और स्किन जो है वो मसल के साथ उसी से चिपकी होती है, और हार्ट के अंदर भी उसी प्रकार की जो मूवमेंट है उसी कारण से है। तो वो फैशिया का जानना जरूरी है। तुम देखा मिला वो यही है सारी। एक लेयर जो है वो निकलती है मसल्स के ऊपर से, बल्कि मसल्स के ऊपर से नहीं, स्किन के जस्ट नीचे से। इसके बाद एक और डीप फैशिया है जिसको जब आप पूरी स्किन निकालते हैं तो फिर इसके नीचे से बाहर निकलते हैं। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दे से नाउ। इसी कारण से स्किन और मसल का जो आपस में कॉन्टैक्ट है वो इस कारण से, और ये एक पत्तेदार पॉलीथीन की तरह है, इसमें सारा आरबीसी के अलावा ब्लड पूरा इसके अंदर मूव करता है, और इसी से नरिशमेंट जो है स्किन का, इसी से नरिशमेंट जो है नीचे के हिस्सों का होता है। दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल फैशिया। ये फैशिया वही है जिसको मैं बोल रहा था कि आप पूरे शरीर में पॉलीथीन की लेयर्स हैं, ये उनमें से एक लेयर है जो स्किन के तुरंत नीचे है, यानी स्किन पहली लेयर है, उसके बाद ये फैशियल लेयर। इसका जो फंक्शन है मॉडर्न साइंस में किसी को नहीं पता था अभी तक, अब उसके ऊपर रिसर्च शुरू की गई है, और अब ये मानने लगे हैं कि ये ही ऑर्गन है जो कि बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसकी वजह से शरीर अपने शेप में बना रहता है, और उसकी जो मोबिलिटी है, उसका जो मूवमेंट है जिस तरह से होना चाहिए, इसके कारण हो जाता है। ये सुपरफिशियल है। इसमें ना एक और है जिसमें लाइट मैंने करके दिखाई, जस्ट गो नेक्स्ट लाइट। इसमें इसी तरह का जिसमें लाइट दिख रही है। देखें इसको लेयर को उठाया हुआ, जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको वो मसल का लेयर है, और जो ऊपर की तरफ दिख रहा है वो सुपरफिशियल फैशिया का लेयर है। मैं इसको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है। इसमें लाइट बाहर से आती है, सनलाइट, और उसको हम जैसे मानते हैं कि स्किन के ऊपर ही सरफेस पे रुक जाती है, ऐसा नहीं। अब आप देखेंगे कि स्किन के बीच में से लाइट फैशिया के बीच में से अपनी मसल्स में जाती है, और मसल्स में भी पार होकर वो हड्डियों तक जाती है। यानी कि जो इफेक्ट है सन का या लाइट का, न्यूक्लियर लाइट का, हेल्दी लाइट का या बैड लाइट का, वो पूरा आपके हड्डियों तक। और हो सकता है अभी तो जैसे एक्सरे हड्डियों के पार निकलती है, हो सकता है इनमें से हड्डियों के पार जाके नर्व में चल जाती है।
वो अभी एविडेंस अवेलेबल नहीं है प्लीज। तो बट ये सर्टेनली है कि लाइट का इफेक्ट शरीर के ऊपर है, यानी कि जब लाइट पड़ेगी तो फिर जो बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो कफ पतला होगा, कफ पतला होगा तो शरीर का ढीलापन आ जाएगा और वीकनेस आएगी और पूरी काम करने में। सो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लाइट जो हम बोलते हैं कि मैं तो कहीं धूप में गई भी नहीं और कुछ हुआ नहीं, लाइट पेनिट्रेट्स डीप टू दिस फैशिया। ये जो फैशिया है ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। जब आप बहुत तेज धूप में होते हैं तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ाने के कारण ये नीचे के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उससे क्या है उस लेयर में गर्मी बढ़ जाती है, हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से फिर ठंडा होता है, यानी कि थर्मो डायनेमिक्स में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और ये योगा में किस तरह से हमें इसको ठीक करना है, हेल्दी रखना है, जिससे कि हमारा शरीर का जो फंक्शन है वो ठीक रहे, वो मैं आपको आसान समझूंगा। नेक्स्ट वो एक पैर वाली है ना, बड़ी है, डीप प्रेशर, उसमें लिखा हुआ है डीप प्रेशर, लिखा हुआ है उसमें डीप प्रेशर। गो नेक्स्ट, या ये दिस वन इससे पहले आ रहे या इसको जूम कर दो उसको। जितना हम समझते हैं कि बस जो जो उनको मोड़ दिया और सीधा कर लिया तो हो गया, इट्स नॉट दैट। तो यू सी दिस, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा पीछे, बस। अभी आप देखेंगे इसमें ऊपर की तरफ एक लेयर है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, नीचे जो है वो आपका हार्ड मसल है या स्केलेटल मसल है जो कि हड्डी से जुड़ा हुआ है, इसको डीप फैशिया बोलते हैं। और ये एक लेयर नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं, और ये मोटी लेयर है, ये दिखती है आसानी से सेट करके निकाली जा सकती है, इसलिए इसको निकाल के दिखाया। ये पहले वाली के मुकाबले यानी सुपरफिशियल फैशिया के मुकाबले थोड़ी डेंस है, थोड़ी बहुत सख्त है और थोड़ी ओपेक है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब डिसेक्शन इसको करके देखा गया तो ये हर जगह जैसी नहीं है, ये कहीं पे मोटी है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, जो ओपेसिटी है वो कम है, कहीं पे ओपेसिटी ज्यादा है, और वो भी बदली होती रहती है जिस स्थिति में आप हो। जब आप चल के कहीं जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी ओपेसिटी बढ़ जाएगी, तो सॉरी कम हो जाएगी, इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है लेयर बाय लेयर जो हम जुड़े हुए हैं, उन लेयर्स के बीच में कनेक्शन बना के रखना और उनको मोबिलिटी देना। यानी कि आप जैसे देखेंगे स्प्रिंग जो है यहाँ से खिंच जाती है, हाथ खिंच जाती है और छोड़ने से वापस चली जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो कि इसको वापस अपनी जगह में मसल्स के साथ अटैच करता है, और वो सिस्टम मोबाइल है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया तो वैसे ही फिक्स है, तभी हम हर ऑर्गन को अपनी श्रद्धा से घुमा पाते हैं, तभी मसल्स ऊपर नीचे मूव कर पाते हैं, उसी कारण से ये होता है। यानी कि ये एक ग्रेफाइट ग्रीस की तरह काम करता है, जो कि जब टेम्परेचर कम होगा तो हार्ड हो जाएगा बिल्कुल, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। और यहीं पे कफ, वात और पित्त की प्रक्रिया जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। जब पित्त बढ़ेगा तो ये गर्म हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी लुब्रिसिटी बढ़ जाएगी, और ये जो ऑर्गन्स है उनको मूव करने में बड़ी आसानी से मदद करता है। लेकिन क्योंकि डेंसिटी कम है, लुब्रिसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तो जो फ्रिक्शन है वो अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से जो वेयर एंड टेयर है, चाहे वो हड्डियों का हो चाहे वो मसल का हो, ज्यादा हो जाएगा। यानी जब हम ज्यादा भागेंगे दौड़ेंगे फिर बढ़ेगा तो इनका जो वेयर एंड टेयर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो इसकी लुब्रिसिटी है वो कम है और इसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी। यानी कि पित्त बढ़ गया और कफ व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाबोलिज्म एंड डेंसिटी वो कम हो गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लाइक अ लिफाफा। मैं अभी इसको डेमोंस्ट्रेट करने जा रहा था किस तरह से। अब इसको देखिए, ये ऊपर एक पॉलिथीन है और इसमें ये मसल। तो ये जो पॉलिथीन है ये रैप अराउंड करके रखता है पूरे मसल्स को, आप देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर मसल जो इस तरह से स्लाइड करते हैं। अब अगर ये कहीं से, जैसे ये अभी मुड़ गया यहाँ से, तो यहाँ से मुड़ गया तो मसल उसमें स्लाइड नहीं कर पाएगा, टेढ़ा हो गया, ये नहीं स्लाइड कर पाएगा, मतलब फंस गया। जब ये मसल फंस जाएगा और ये यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा तो हमारा वो जॉइंट
वो हिस्सा शरीर का मूव नहीं होगा, यानी कि वहां पे जकड़न, अकड़न और फिक्सिंग की तरह से ये चीज हो जाएगी। हम सोचते हैं कि जॉइंट खराब हो गया हमारा, जॉइंट तब खराब होगा जब ये मसल इस फैसले के अंदर ठीक से मूव नहीं कर पाएगी। तो कब नहीं मूव करेगी? जब ये फैसला इस तरह से कहीं से फोल्ड हो जाएगा। कब फोल्ड होगा? जब इसमें आने वाला जो ब्लड है, जिससे वात और पित्त की जो कफ और पित्त की जो प्रक्रिया होनी है वो ठीक से नहीं होगी। अगर ये बहुत डेंस हो गया, हार्ड हो, तो जो मसल का वेव एंड टियर है और फैशिया का वेव एंड टियर है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो चीज है जिसको हम फैशियल कवरिंग्स बोलते हैं, ये सारे मसल्स के ऊपर भी है, मसल्स के बाहर स्केलेटल मसल्स के साथ, स्केलेटल सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए भी है, और मसल्स को ऊपर स्किन के साथ जोड़ने के लिए भी है। ये पूरे शरीर के अंदर है, और ये सिर्फ ऑर्गन लेवल पे या धातु लेवल पे नहीं है, देयर एट द टिश्यू लेवल ऑल्सो, यानी कि हर टिश्यू में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है, और हर सेल लेवल पे भी है। यानी कि सब में फैशिया है जो कि इंटरस्पेशियल फ्लूइड की तरह कंपेयर कर सकते हैं या लिम्फ की तरह कंपेयर कर सकते हैं। जब वो डेंस हो जाता है तो वो इस तरह से पॉलिथीन बन जाते हैं, जब पतला हो जाता है तो पानी की तरह मूव करते हैं। तो this is what is actually allows the body to be in the shape and allows the movement. Okay, so now go next। अभी जो पहले हमने वो है ना मसल का, या अब आप देखेंगे कि अब हम आते हैं कि योग आसन के ऊपर। अभी हमने इसके बारे में जान लिया कि किस प्रकार से शरीर के अंदर अवयव हैं, उनको किस तरह से हमने अपनी पोजीशन में रखना है। वो एम है हमारा योगा का, जिससे कि स्थिरता रहे, एकाग्रता रहे और दृढ़ता रहे। अब उसको हमें करना कैसे? एक में रिप्रेजेंटेशन है योगा के आसन का और प्राणायाम का। अब आप इसको देखें, इसमें जो पीछे लाल मसल दिखाया गया है वो एक एंटेगोनिस्टिक मसल है, और जो आगे जो मसल दिखाया गया है वो एगोनिस्टिक मसल है। यानी कि एगोनिस्टिक मसल्स आर दोज जो किसी एक्शन में मदद करते हैं, एंटेगोनिस्टिक मसल्स आर दोज जो उसको रेजिस्ट करते हैं जिससे कि जॉइंट को डैमेज ना हो। एंड देयर आर सर्टेन मसल्स कॉल्ड सिनर्जिस्टिक मसल जो कि उन दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं, यानी कि वो एंटेगोनिस्ट का भी काम करते हैं और एगोनिस्ट का भी काम करते हैं, जैसे ब्रैकियस मसल आपका। तो जब हम अभी हम जो स्थूल शरीर में हैं, स्केलेटल मसल्स को जब हमें मूव करना है जिससे कि जो अंदर के एडजस्टमेंट है वो हो सके, यानी कि जो योग का आसन है वो एम इस पे नहीं कर रहा है कि हम मसल को सीधा कर ले या जॉइंट को खोल ले। एम किस पे कर रहा है? मसल्स को अपनी जगह ले आए, जॉइंट्स को अपनी जगह ले आए, जिससे कि जो अंदर के अवयव हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अपनी जगह आ जाएं, और जो फैशियल अलाइनमेंट है, फैशियल स्ट्रेटनिंग है वो हो जाए, और जिससे कि जैसे मैंने बताया था सुराख जो है, जैसे ये सुराख है, इनका अलाइनमेंट, ब्लड वेसल्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हैं या लिम्फ के वेसल्स हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो सारा मूव आसानी से कर ले। अब अगर हम मसल्स को एक लाइन में नहीं रखेंगे तो इनका मूव ये ऐसे हो जाएंगे, और ये जो सुराख है इनमें से सारी मसलें पास होती है, सबके सब ब्लॉक हो जाएंगे। So aim of योग आसन is not aimed at the muscles only or the bones only. It is mainly addressing the fascia and momentum so as to get the things in place. ठीक है, इसमें मैंने बता दिया 3 तरह के मसल होते हैं जो कि स्ट्रक्चर को अपनी जगह लाएंगे, जिनकी वजह से fascia अपनी जगह पे आएगा, जिनकी वजह से जो अलाइनमेंट है ओपनिंग के वो ठीक होंगे, जिनकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो प्राण जो है उसका शरीर में होगा, वाइटल फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर लाइफ वो बढ़ जाएगी या हर जगह पे बढ़ जाएगी जहाँ पर है, और जिसकी वजह से या अवयव जो है ऊतक जो है या कोशिकाएं, all the cells, tissues and the organs
they remain healthy and active. The next. अब आप देखेंगे इसमें एक डेमोस्ट्रेट किया हुआ है कि कैसे एग्नेस्टिक मसल और एंटी एग्नेस्टिक मसल जो है वो काम करती है। आप देखें इसमें कि इसमें पैर को इसमें खड़ा होकर किस तरह से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मसल जो है वो मस्कुलर इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से उनको हमें खोलना है और अपनी जगह में लाना है। Can you see this? अंशुल पैर दिख रहा है? हाँ जी सर। या सो अभी आप अगर देखें तो महामुद्रा की कोशिश वो कर रहे हैं और आप देखिए इसमें एक मसल ये है जो रेड कलर में दिखाया गया है और एक मसल ऊपर वाला है जो ब्लू कलर में दिखाया है। जो ब्लू वाला मसल है वो एग्नेस्टिक है जो कि इस मूवमेंट को परमिट कर रहा है, ये सिक्योर के इसको खींच रहा है। और जो रेड वाला मसल है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, वो रोक रहा है जिससे कि घुटने के जॉइंट को हिप के जॉइंट को चोट ना हो। अब योग एक और जो अवेलेबल इंटेलिजेंस है वो मैक्सिमम हाथ में और जीभ के ऊपर है क्योंकि हमें इनको मैनिपुलेट करके नए नए तरीके से काम करना। पैर को क्या है सीधा चलना ही है, कमर को क्या है बैठना ही है, लेकिन हाथ से हमें अलग अलग लिखने का काम, काटने का काम, जोड़ने का काम करना होता है। इससे इंटेलिजेंस ऑलरेडी होते हैं। अब योग में जब बोलते हैं कि आप प्रज्ञा और प्राण का सामंजस्य करें, प्रज्ञा इज योर इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस व्हिच आई टोल्ड यू, प्राण इज द वन व्हिच इज गोइंग टू मेक दिस इनटू फॉर्म। तो प्राण में मूव करना है, कैसे करेगा जब आप प्रज्ञा को वहां पे लेके जाएंगे, यानी व्हेन यू टेक द इंटेलिजेंस देयर देन ओनली द प्राण विल मूव, द ब्लड विल मूव, द फ्लूइड विल मूव। हाउ विल दैट हैपन? व्हेन वी ओपन द चैनल बाय कंसंट्रेटिंग देयर। सो अभी आपने अगर इस पैर आपने ये इसको यहाँ लगाना है तो अगर आप पूरा सीधा होकर ऐसे कोशिश करेंगे तो यहाँ अटक जाएगा नहीं क्योंकि इसमें एंटागोनिस्टिक जो मसल हैं वो इसको रोक लेंगे। लेकिन अगर आप इसको धीरे धीरे इंटेलिजेंस को ले जाके अपने प्राणों को आयाम करके उनको सही तरीके से हिला के करेंगे और मसल को रिलैक्स करेंगे। पहले जब मसल रिलैक्स होगी और सपोर्टेड होगी तो आसानी से मूव करेंगे। पहले हम इसको आसानी से इतना करेंगे और यहाँ पे इसको लगा लेंगे, आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद कोशिश करेंगे पैर को सीधा करने की। तो अभी देखो मैं कितना आसानी से मुड़ गया, लेकिन अगर हम सीधे बैठ के पैर सीधा करके फिर कोशिश करेंगे तो यहाँ अटक जाएंगे क्योंकि इंटेलिजेंस मसल में अभी इंटेलिजेंस ही नहीं। तो पहले लेट द इंटेलिजेंस फ्लो टू द प्लेस व्हिच यू वांट टू रिलैक्स। तो जितने भी अपोजिंग मूवमेंट वाले मसल हैं उनको रिलैक्स कराना। कैसे रिलैक्स होंगे वो? ऐसे उठा के अपने फोकस को वहां ले जाओ के ब्रीद आउट करके, क्योंकि जो ब्रीदिंग आउट है वो पैरासिम्पैथेटिक, ब्रीदिंग इन जो है वो सिम्पैथेटिक है। जब ब्रीद इन करेंगे तो बेंडिंग और बहुत मुश्किल होगी, लेकिन स्ट्रेचिंग आसान होगी और भागना दौड़ना आसान होगा। लेकिन जब आप ब्रीद आउट करके रखेंगे, सांस बाहर रखेंगे, तो फिर सारी जो बेंडिंग है वो आसानी होगी। तो पहले सांस निकालना हमें सीखना। सांस सिर्फ चेस्ट से नहीं निकलती, जैसे मैंने बताया डायफ्राम पेल्विस भी है, यहाँ पे भी है, गले में भी है, सिर में भी। सांस को वहां उन डायफ्राम के कंट्रोल से आपने सांस को इस तरह से कंट्रोल करना है कि जहां आप चाहें तो वहां पे कम से कम रेजिस्टेंस रह जाए। ओके, तो अब आप ऐसे बैठे हैं, सांस पूरा निकाल लिया हमने, पैर से खाली कर लिया, पैर को रिलैक्स करके मोड़ लिया और उसको आसानी से पकड़ लिया। अब धीरे धीरे स्लाइड करके इसको हम लेके चलेंगे तो आसानी से हम मुड़ गए। कैन यू सी कितनी आसानी से मुड़ गए? So this is how you have to go targeting to different. Yeah. तो इस तरह से आपको इन एग्नेस्टिक एंटेगोनिस्टिक सिनर्जिक मसल्स का इस्तेमाल करना है और अपने अंदर सोचना है कि अभी मेरा एनएस कहाँ पे है, तो उसको मैं कैसे अलाइन कर सकता हूँ। तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए उसको फ्री करना है। जैसे मैं अभी ऊपर उठ गया, हाथों के ऊपर वेट ले लिया और मैंने देखे और मैं फ्री हो गया। ये चीज आप देखेंगे तो ये ऑर्गन नीचे के फ्री है, इनको फ्री करना। और उसके बाद जब वो अलाइनमेंट हासिल हो जाए
तो उसको हमें होल्ड करना है। ये जो क्रिया है अलाइनमेंट को हासिल करके होल्ड करने की, दैट इज कॉल्ड बंध। तो यानी कि जब भी आप कोई आसन करें तो सांस को लेना निकालना, यानी कि पूरक और रेचक, और कुंभक यानी कि सांस को निकालना, सांस को लेना, सांस को रोकना, वो प्रक्रिया जरूरी है। और उसके बाद बंध यानी कि होल्डिंग ऑफ दैट इन दैट पर्टिकुलर वे इज बंध, वो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मुद्रा, यानी कि हाउ डू यू अलाइन द फोर बॉडीज दैट वी हैव, आगे पीछे साइड वाली, उनको किस तरह से हम एक लाइन में करें, उनके लिए मुद्रा जो हासिल करते हैं। तो उसमें तीन मुद्रा जो इम्पोर्टेंट धैर्य संहिता या हाथ योग प्रतिक्रिया में दी गई है, वो है समभावी मुद्रा। समभावी मुद्रा इज जस्ट अलाइनमेंट ऑफ योर सेप्टम ऑफ योर नोज। हाउ डू यू डू दैट? जब बोलते हैं आपको कि आंखों को आपने फोकस करना है नाक के नीचे, यानी कि जब आप नाक के टिप के नीचे की तरफ इसको फोकस करेंगे आंखों को, ये नहीं कि आंख आनी है, सिर्फ आंख नहीं आनी है, पेरिफेरल विजन से आपको ये दिखेगा। असली चीज क्या है? आप आपको फील करना है कि आपके कान से फ्लूइड निकल रहा है, आपके जो पेट्रोइड ग्लैंड है यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, और एक पूरे शरीर का जो मूवमेंट है फ्लूइड का वो सेंटर की तरफ हो रहा है। तो इस मुद्रा में जब आप बैठेंगे, जब नीचे की दोनों पेल्विस बोन जमीन पे टिकी होंगी, और जो इरेक्टस स्पाइनल मसल है जो मैं आपको शरीर के लेक्चर में बता चुका, वो सीधी हो जाएगी, उसकी तीनों लेयर सीधी हो जाएंगी, इनका अलाइनमेंट सीधा होगा और मुद्रा संभावी होगी। तो आप पाएंगे कि दोनों साइड का जो बैलेंस है, जो स्थिरता है शरीर की, वो हासिल आसानी से हो जाएगी। अगर आपके सभी के सभी जो चैनल्स हैं, चाहे फैशिया के हों, चाहे मेंटल के हों, चाहे वो ऑर्गन के रूट मसल के हों या स्केलेटल मसल के हों या स्केलेटल के हों, जब वो सारे अलाइनमेंट में होंगे, फ्लूइड मूवमेंट फ्री होगा, तो वो एकदम सक्रिय हो जाएगा। जैसे कि पाइप अगर पूरा खुला होगा तो आराम से पाइप पानी का मूवमेंट होगा। पाइप कहीं से भी ट्विस्टेड है, बंद है, टेढ़ा है तो पानी नहीं। इसी प्रकार से लाखों चैनल्स हैं जिनमें पानी और हवा और बाकी न्यूट्रन मूव करते हैं, वही जीवन का आधार है और उसी से ही जीवन पूरा चलता है। So it is important to have the bandha and the mudra. So मुद्रा मैंने बताई संभावी मुद्रा। संभाव मतलब कि दोनों साइड में बराबर। संभाव भाव यानी कि फीलिंग शुड बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, आई मीन आगे पीछे की भी और दोनों साइड की। वो संभावी मुद्रा हासिल करने के बाद तभी आपको बाकी आगे आसन में बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा इज एक्चुअली जो हमने बाहर के फ्लूइड का किया है, मस्कुलर और लेयर्स के फ्लूइड का किया है, उसी चीज को जब आप एलिमेंट्री कैनाल जो महास्रोत है उसको करेंगे तो वो होता है, यानी कि जीभ को पहले लूज करना, अंदर से फ्री हो जाए जीभ। अभी हम जल्दी जब जीभ निकालते हैं तो हमारे पैरेंजेस मूव करते हैं, वो नहीं मूव करने, जीभ को लटका के छोड़ना है और उसको जब जीभ का और फैरेंजेस का अटैचमेंट आपको फील होने लगे, खत्म हो गया, फैरेंजेस पीछे चले गए, जीभ बाहर अपने आप अलग से आ गई, तब जीभ को फोल्ड करके अपने तालू में लगाना है। उसका फायदा ये होगा कि तालू जब ऊपर की तरफ प्रेस होगा तो जो मैंने बताया था वेंट्रिकल इन द ब्रेन, जिसके नीचे वो डायफ्राम था, वो सही अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो जो सही अलाइनमेंट में आएगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का मूवमेंट ठीक होगा। तो जो महास्रोत है आपके एसोफेगस स्टमक जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका भी अलाइनमेंट सीधा होगा। मैंने उसमें बताया ना 3 हिस्से हैं हर जगह, एक मध्य है और 2 साइड में है, चाहे पैरेंजियल मसल्स हो, चाहे वो स्टमक के मसल्स हो, एक बीच में हड्डी रीढ़ है उसकी और 2 साइड में फोल्ड्स है। हाँ, पूरे का पूरा सिस्टम अंदर भी ऐसे ही बना है। तो जब आप खेचरी मुद्रा ले लेंगे तो तुरंत ही
जो एडजस्टमेंट है आपके तीनों हिस्सों का एलिमेंट्री कैनाल के, जो बीच में मध्य है और जो साइड में दो हैं, चाहे उनको इला पिघला सुषमा बोल दीजिए, चाहे उनको टू साइड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बोल दीजिए, एंड बोल दीजिए, वॉट एवर भी बोल दें, तो वो तीनों जो है अपनी अपनी पोजीशन में आ जाएंगे खुलकर, जिससे कि जो मूवमेंट है, चाहे वो विद इन दी ल्यूमेन हो, बड़ी सुराख में खाने का, पीने का, मल का, चाहे वो इंट्रा सेलुलर में हो, वो बिल्कुल ठीक है। और वही आधार है जीवन के स्रोत का, यानी कि स्रोत जो जीवन को वो वहां पे है, वहीं से प्राण जो है वो एनर्जी सोर्स जो वहीं से निकलता है। तो यानी कि खेचरी मुद्रा इंपॉर्टेंट है हमें आसन में जाने से पहले। संभावी मुद्रा जिससे कि बैलेंस आ जाए, खेचरी मुद्रा जिससे कि हमें एनर्जी जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलने हैं वो आ जाए, जिससे जो जड़ता है वो स्थापित हो सके हमारी, जिससे जो हमारी एकाग्रता है वो स्थापित। तो एंड देन यू हैव अ महामुद्रा. Mahamudra is nothing but getting of that, जो मैंने योग शरीर पहले दिया था उसमें मैंने बताया था किस तरह से वो अलाइनमेंट है, या गैंग्लियन जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक चलते हैं, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड चलती है, तो हम उसको करस्पॉन्ड कर सकते हैं, बीच की जगह को सुषुम्ना और जो लेफ्ट वाली है उसको राइट वाली को पिन, इस तरह से हम उसको करस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब ये दोनों मुद्रा लेने के बाद फिर आपने महामुद्रा लेनी है, जिससे कि जो रीढ़ की हड्डी है वो भी सामने हो जाए। तो कैसे होगी एक बार मैं जस्ट बाद में भी इसको करेंगे हम, but I just want to show you how you can achieve this। आपने ये वाला पैर को फ्री करके, जैसे मैंने बताया था, फ्री करके अपने पेरिनियम जो मैंने अभी आपको बताया, पैल्विक फ्लोर के नीचे जो पेरिनियम है उसमें टच करना है। उसके बाद और ये सिर्फ टिप से अंगूठे को पकड़ना है और दूसरे हाथ से पकड़ना है। उसके बाद संभावी मुद्रा और खेचरी मुद्रा करनी है, और जो नेचुरल काइपोसिस है रीढ़ की हड्डी का वो हमने हासिल करना है। सो सांस निकाल लिया आपने, इसमें आपने बैठना इस मुद्रा में। इस मुद्रा में बैठने से जो स्पाइन का डेविएशंस है, जो उसके काइपोसिस में उल्टा हो गया, यानी कि जहां से बाहर होनी चाहिए वहां से अंदर चली गई है, या जहां से अंदर होनी चाहिए थी वो बाहर चली गई है, तो वो सीधा हो जाएगा। जब वो सीधा होगा तो प्राण का और प्रज्ञा का जो फ्लो है वो आसान हो जाएगा, और उससे हमें आसन में स्थापित होने में आसान। तो here we have understood the biomechanics। ओके, एक इसमें गोल्गी टेंडन का रहेगा जस्ट लास्ट, उसके बाद फिनिश, और ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया है। तो इसके जो मसल्स हैं, जो मैं बताता एंटेगनिस्टिक मसल्स हैं या एग्नेस्टिक मसल्स भी हैं या सिनेर्जेटिक मसल्स हैं, उनके बीच में एक देखना एक है इसमें डायग्राम है, जिसमें डायग्राम ऑफ दैट, ये अभी आप देखें कि ये जो मसल स्ट्रेच हुआ है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन एक प्लेट की फॉर्म में है, उसके बीच में एक धागा है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड से जाके नर्व्स इंसर्ट हो, और दूसरा वहां से निकल के नर्व जो है वो ऊपर ब्रेन में जाता है या दूसरी मसल के अंदर जाता है। देखिए इसके अंदर एक लाइन से जो है उसको गोल्गी टेंडन बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस, और वो जो गोल्गी अपरेटस है उसका काम है मसल्स को प्रोटेक्ट करके रखना। यानी जब आप कोई भी जर्क से मूवमेंट करेंगे तो गोल्गी टेंडन एक मैसेज देगा कि आपको झटका लगने वाला है, प्लीज गेट स्टिफ, तो वो मसल वहीं से स्टिफ हो जाएगा और आपको बेंड नहीं होने देगा या स्ट्रेट नहीं होने देगा, वहां उसको रोक देगा। तो इसलिए जर्की मूवमेंट्स हमें जरूरी नहीं करनी। जब भी आप जर्क से मूवमेंट करेंगे उतना ही गोल्गी अपरेटस जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा, मसल उतना ही प्रोटेक्ट करेगा और आपको मूव ये
इसलिए जरूरी है कि जब आप सांस निकालेंगे रेचक क्रिया के अंदर गोल्गी apparatus को ये मैसेज मिलता है कि कोई बात नहीं, चोट नहीं लगने वाली, आप कॉन्शियसली इसको करते हैं। लेकिन जब आप सांस लेके उसको करेंगे जोर से और तेजी से करेंगे तो उसको मैसेज मिलेगा कि ये गलती से हो रहा है या कोई जबरदस्ती आपके साथ कर रहा है, इसको मत करें। सो एंटागोनिस्टिक अप्रोच है। इसलिए जरूरी है कि जब भी हम आसन करें तो पहले ध्यान का आसन करें, इन द सेंस कि फर्स्ट वी गॉट टू अलाउ द इंटेलिजेंस टू गैदर and then allow it to start to flow to the place we want it to flow, and then allow the prana to flow there where the intelligence has flown. Once you have achieved that in all of your body, then only you should go to the next आसन. उसके लिए सबसे बढ़िया आसन ताड़ासन, जो मैं पहले ये बता चुका कि आपने किस तरह से ताड़ासन करना है। जब हम आसन की सीरीज में आएंगे या बीमारी में आएंगे, जब आसन में बताऊंगा, then we will explain in detail how ताड़ासन is to be achieved. लेकिन उसका जो एम है, प्रिंसिपल है, वो मैंने आज आपको समझा दिया कि कैसे फैशिया पे ध्यान देना है, कैसे फैशिया जो फ्लूइड है उस पर ध्यान देना है, कैसे ऑर्नामेंटम पे ध्यान देना है, कैसे ऑर्नामेंटम से उसको वापस जगह में लाना है। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है इन आसन को करने के लिए वो है शुद्ध। शुद्धता किसकी? शरीर की, मन की और बुद्धि की। आत्म तो शुद्धि होता है, उसकी जो उद्देश्य है। तो इसीलिए पतंजलि ने और कुछ हद तक तो आत्माराम जी ने भी या शिवायत से उन्होंने भी कहा है कि पहले हमें यम नियम प्रत्याहार का पालन करना चाहिए और उसके बाद फिर आसन पे जाना चाहिए। यानी कि यम नियम अगर करेंगे तो हमारे जो शुद्धता है विचारों की, हमारे की बुद्धि की हो जाएगी। लेकिन घरेलू संहिता में जो मैं भी सही मानता हूँ कि मन और बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, उनके ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं होगा। इसलिए हम स्थूल चीज से हम चल लें तो वो आसान है। तो स्थूल सबसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, उसके बाद हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है, उसकी शुद्धता के लिए षट कर्म आवश्यक। तो षट कर्म अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी शुद्धता शरीर की वो नहीं होगी। जब शरीर शुद्ध नहीं होगा तो अगर हम कोई आसन लगा लेंगे, उसमें जहाँ पे भी वो टॉक्सिन्स डिपॉजिटेड हैं या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो और ज्यादा होती है, फिर आपकी जो त्रुटि है, व्याधि है, वो अधिक बढ़ती है। तो इसलिए शुद्धता आवश्यक है। जिस भी हद तक आप अपने शरीर को शुद्ध करें, मल विसर्जन से, मूत्र विसर्जन से, थूक के विसर्जन से, सही भोजन करके और षटकर्म क्रिया जो मैंने बताई थी, जैसे धोती, मेथी, की कथा का, ये सब क्रिया करके, प्राणायाम, ये सब करके आप शरीर को शुद्ध करें। जब शरीर शुद्ध हो जाए उसके बाद ही आसन में हमें आना चाहिए। जब आसन में हम आ जाएंगे, शरीर की शुद्धता होगी, आसन में सही बैठ पाएंगे, तो जो मन है वो स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा तो हम उस पर अपना इंफ्लुएंस जो है वो आत्मा का उसके ऊपर कर पाएंगे, तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। जब मन शुद्ध होगा, स्मृति शुद्ध होगी, तो अपने आप उससे उठने वाले भाव शुद्ध होंगे और उससे उठने वाले जो विचार है वो भी शुद्ध होंगे, यानी कि बुद्धि की शुद्धता भी। तो ये मानना है कि बुद्धि शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इट्स लाइक ट्राइंग टू जस्ट डू दी गैसोलीन को ठीक करके पूरा जहाज ठीक हो जाएगा ना। जहाज ठीक होगा तो उसमें गैसोलीन डाल के वो चल जाएगा ना। सो दिस हैज टू बी, थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि हम पहले शरीर की शुद्धता हासिल करें, शरीर को की स्थिरता हासिल करें, शरीर की एकाग्रता हासिल करें, दृढ़ता हासिल करें, और उसके बाद ही हम मन और बुद्धि आत्म को बढ़ाएं। हम लोग सीधे मेडिटेशन में कोशिश करते हैं कि मैं मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर सीधे मेडिटेट करेंगे और वो जो चैनल है, जो रास्ता है, जो पाइप है वो बंद है, तो वो उसी स्थिति में रुक जाएगा। तो जो एनर्जी बाकी जगह फ्लो होनी वो नहीं हो, एक ही स्थान में रह जाएगी, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। जो एम है योगा का वो अचीव हो पाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी हिस्से आपके जो है वो नेगलेक्टेड फील करेंगे, वो वहां से आवाजें आती रहेंगी कि भाई यहाँ तो
दर्द हो रहा है तो आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो एकाग्रता हासिल नहीं होगी, और शरीर के एक हिस्से में दृढ़ता होगी, बाकी सारे हिस्से जो है वो उसकी दर्द नहीं हो पाएंगे। तो दैट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द हेल्थ थ्रू मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन थ्रू हेल्थ इज वेरी वेरी पॉसिबल। तो आप किसी को भी देख रहे हैं, किसी शरीर में जो लोग सिर्फ entirely they are meditating, they are not healthy. They will have some or other problem like all these things. They died of cancer or something. So they did not take care of the body. और जब शरीर नहीं है तो शरीर में रहने वाला ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना आत्मा। तो शरीर को सबसे पहले आवश्यक है कि हम शुरू करें, उसमें स्थिरता पैदा करें, उसमें एकाग्रता हो। This is what I wanted to tell as basic of योगा। सब्जेक्ट बहुत वाइड है, वहाँ और में आ सकता है, मतलब कर सकते हैं उसको। अदरवाइज जो इतनी क्षमता हमारी नहीं है कि एक दिन में, एक घंटे में इसको समझ पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाए और समझ, पर मोटे तौर पे मैंने बता दिया जिससे कि हम गलती ना करें। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट वे वी गो। आफ्टर दैट नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल में आसन में कौन सा मसल कैसे जाता है, और प्रिपरेटरी आसन कौन कौन से हैं, जिससे कि हम अपने असली आसन जो करने हैं, जो हमारी व्याधि को, रोग को दूर करेंगे, उनको आसन को अगर हमें करना है तो कौन कौन से तैयारी के आसन हमें सीखने चाहिए, करने चाहिए। ये हम अगले वाले सेशन में। अगर किसी का कोई प्रश्न है, सवाल है, आस्क मी। I don't think any of that question because ये इतना आसान है नहीं समझना, और आप इसको 2-4 बार देखेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसको फील करेंगे तो और भी काफी चीजें आपको महसूस हो जाएंगी कि ये चीजें हैं और इनको मैंने सीधा करना। जैसे ऑर्नामेंटल को सीधा करना आप काफी आसानी से समझ सकते हैं। तो आप सीधे बैठेंगे, आपको लगेगा यहाँ से ऊपर है, तो धीरे से ऐसे ऐसे करेंगे तो वो नीचे जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऑर्नामेंटल अपनी जगह में चला गया, बाकी ऑर्गन अपनी जगह में जाएगा। तो ऐसे फील करके आप लोग इसको, अगर कोई सवाल नहीं है, तो प्रश्न नहीं है, तो धन्यवाद, थैंक यू।